हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक हो, हेल्दी हो और लाइफ को मस्त एंजॉय कर रहे हो। आज के इस वीडियो में हम अपना एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करने वाले हैं। कोडिंग करने के लिए हमें एक अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसको हम अपने लैपटॉप पे सेट करते हैं। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की नीड क्यों होती है, इसको कैसे सेट करते हैं और कौन कौन से टूल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये सब डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों का कोडिंग से थोड़ा कम लेना देना है, अभी वो लोग यही सोच रहे होंगे कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि अपने लैपटॉप के ऊपर कुछ टूल्स इंस्टॉल करना और उसको इस तरीके से कॉन्फ़िगर करना कि हम उस पर कोड कर सकें। अगर मैं कोई भी एक नॉर्मल लैपटॉप का एग्जांपल लूँ तो मैं उस पर डायरेक्टली जाके कोड नहीं कर सकता जब तक कि उसको मैं कॉन्फ़िगर ना कर लूँ या टूल्स इंस्टॉल ना कर लूँ। इस चैनल पे हम मोस्टली फुल स्टैक और बैकएंड पे फोकस करने वाले हैं और हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोड करेंगे। तो आज मैं जो भी टूल्स के बारे में बात करूँगा वो जावा के रिलेटेड ही टूल्स हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो ये सोच रहा था कि इस वीडियो को किस तरीके से अप्रोच किया जाए। एक तरीका तो ये है कि मैंने आपको बता दिया कि ये सब टूल्स हैं, इनको इंस्टॉल कर लो, इनको इस तरीके से यूज़ करते हैं और आपका काम बन जाएगा। पर इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि इस तरीके से समझने में आपको पूरी कहानी समझ में नहीं आती। मतलब कि ठीक है, इंस्टॉल तो कर लिया, बट क्यों इंस्टॉल करूं? क्या यही चीज़ें इंस्टॉल करनी ज़रूरी हैं? इनके अलावा कुछ और नहीं है क्या? और बिना इनको इंस्टॉल करे क्या काम नहीं चल सकता क्या? तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, इनको समझने के लिए हमें थोड़ा इन टूल्स के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी भी समझनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सब डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहला जो टूल है वो है जावा या जेडीके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जावा तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें क्या इंस्टॉल करना। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे जावा एज ए लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं कर रहे, बल्कि हम जेडीके को इंस्टॉल कर रहे हैं। जेडीके की फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके एक तरीके से पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। मोटे मोटे तरीके से जेडीके के अंदर दो चीज़ें होती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जेआरई, यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जेआरई के अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं वो हमें जावा एप्लीकेशन को डीबग करने में हेल्प करती है। अगर मैं इंटरनेट पे सर्च करूं तो मुझे बहुत आसानी से जेडीके के सारे कंटेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जेमैप और जेस्टैक। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो तो मैंने खुद कभी यूज़ नहीं करी 10 सालों में। अब जेआरई क्या होता है? हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको हम कंप्यूटर या सर्वर पे रन करते हैं। तो जावा एप्लीकेशंस को रन करने के लिए नीड होती है जेआरई की। क्यों नीड होती है? क्यों को समझने के लिए हमें थोड़ा सॉफ्टवेयर के फंडामेंटल को समझना पड़ेगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा डिटेल में समझना है तो मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना रखा है, लिंक यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये जो है ये है कोड। ये कोड हमें तो समझ में आता है, पर ये कोड कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 या 1 बाइनरी ही समझ में आता है। तो हम जो भी कोड लिखते हैं उसको हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस प्रोसेस को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कंपाइलेशन। ये जो कोड है, अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये है एक मशीन कोड। पर ये जो मशीन कोड है ये सिर्फ इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर पे ही चल सकता है। अगर मुझे ये सेम कोड को किसी और माइक्रो प्रोसेसर पे चलाना है, जैसे कि AMD या फिर एप्पल की चिप्स आती हैं M1 M2, तो मुझे इसको इस अलग तरीके से कंपाइल करना पड़ेगा। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, वो 0 और 1 को अंडरस्टैंड करके, मतलब उसमें जो कोड लिखा रहता है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जो अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो अलग अलग तरीके से बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं मशीन आर्किटेक्चर, लाइक मशीन लेवल आर्किटेक्चर। और हर माइक्रो प्रोसेसर का मशीन आर्किटेक्चर अलग होता है। अभी जैसे एप्पल ने जो M1 चिप्स निकाली हैं वो इंटेल की चिप्स से बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं। आप खुद सोचो कि वो फास्ट कैसे हैं, क्योंकि जो उसका मशीन लेवल आर्किटेक्चर है ना वो बिल्कुल अलग है इंटेल की चिप्स के कंपैरिजन में। इसीलिए हम जो कोड लिखते हैं उसको अलग अलग हार्डवेयर के लिए अलग अलग तरीके से कंपाइल करना पड़ता है। आप जो यहाँ पे कोड देख रहे हो ये C++ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पर जावा के कोड को ऐसा नहीं करना पड़ता। जावा का कोड हम एक बार लिखते हैं और वो कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो जाता है, किसी भी कंप्यूटर पे। अब जावा में कोई जादू तो है नहीं, तो वो कैसे अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर्स पे एग्जीक्यूट हो जाता है सेम कोड। तो यहाँ पे रोल आता है जेआरई का। हम जावा के कोड को डायरेक्टली मशीन लेवल में कंपाइल नहीं करते, हम जावा के कोड को एक बीच के लेवल पे कंपाइल करते हैं जिसको बाइट कोड बोलते हैं। जेआरई का रोल ये होता है कि वो इस बाइट कोड को लेता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। अब जेआरई के अंदर ना एक लॉजिकल कंपोनेंट होता है जिसको जेवीएम बोलते हैं। अब जेवीएम की फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन, और ये कोई मतलब टेंजिबल चीज नहीं है, ये एक इंटेंजिबल चीज है, ये एक लॉजिकल कंपोनेंट है। मतलब ये एक तरीके से कोड है। तो जावा एप्लीकेशंस को रन करने की सारी जिम्मेदारी जेवीएम की होती है। जावा एप्लीकेशंस का मेमोरी मैनेजमेंट, थ्रेड मैनेजमेंट, नेटवर्किंग मैनेजमेंट, नेटवर्क इंटरेक्शन, ये सारा का सारा काम जेवीएम का है। अब ये सब क्या होता है, ये थोड़ा इस वीडियो के स्कोप के बाहर की बात है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फिर मैं हो सकता है इस पर एक नया वीडियो बना दूं।
JRE के अलावा बाकी JDK के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम यहाँ पे JMap और JStack के बारे में ब्रीफ में बात कर लेते हैं। JMap एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके हम जावा एप्लीकेशन का हीप मेमोरी डंप ले सकते हैं, और JStack एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके हम जावा एप्लीकेशन का थ्रेड डंप ले सकते हैं। अगर आपने जावा में कभी भी प्रोग्राम बनाया होगा तो आपको ये जरूर पता होगा कि थ्रेड होते हैं जावा के अंदर, मेन थ्रेड होता है या उनके अंदर हीप मेमोरी होती है एप्लीकेशन की। ये दोनों थोड़े ही एडवांस कंसेप्ट्स हैं। अगर इनको लेके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। आगे बढ़ते हैं और फटाफट से JDK डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। किसी भी लैंग्वेज की तरह जावा के भी मल्टीपल वर्जन्स अवेलेबल हैं। ओरेकल बेसिकली दो पैरेलल रिलीज साइकिल चलाता है। एक तो है नॉर्मल रिलीज, जिसको ओरेकल बहुत ही लिमिटेड टाइम तक सपोर्ट करता है, जैसे कि JDK 20 यहाँ पे एक नॉर्मल रिलीज है जो कि सितंबर 2023 यानी कि सिर्फ इसी महीने तक ही सपोर्टेड है। और इसके अलावा दूसरे रिलीजेस होते हैं LTS रिलीजेस, यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीजेस। JDK 17 यहाँ पे एक LTS रिलीज है जो कि सितंबर 2024 यानी कि अगले साल सितंबर तक सपोर्टेड है। मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि आप LTS वर्जन को ही डाउनलोड करो और उसको इंस्टॉल करो, पर अगर आप JDK 20 डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, दोनों की प्रोसेस सेम ही है। तो मैंने यहाँ पे JDK डाउनलोड कर लिया है और उसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। मेरे पास मैक है तो मैंने मैक के हिसाब से यहाँ पे स्टेप शो कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसी के हिसाब से अपना पैकेज चूज करना और डाउनलोड करना। इंस्टॉलेशन के कुछ स्टेप्स हैं, नेक्स्ट क्लिक करो, TNC एक्सेप्ट करो एंड वी आर डन। जावा इंस्टॉल करने के बाद एक काम और बचता है, वो है हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना। तो जो सबसे पहले एनवायरमेंट वेरिएबल हम सेट करने वाले हैं वो है java_home। जावा होम हमें ये बताता है कि इस कंप्यूटर पे मेरे JDK का पाथ क्या है। इसको इस तरीके से सेट करते हैं। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कमांड का यूज कर रहा हूँ और एक्सपोर्ट कमांड मैक और लिनक्स दोनों में वैलिड है। अगर आपके पास विंडोज है तो वहाँ पे सेट कमांड चलेगी। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही मैं टर्मिनल को रीस्टार्ट करता हूँ, जो एनवायरमेंट वेरिएबल मैंने सेट किया था वो यहाँ पे गायब हो गया। या फिर अगर मैं टर्मिनल में एक नया विंडो ओपन करता हूँ तो भी वो वेरिएबल गायब हो गया, या फिर अगर मैं एक नई टैब ओपन करता हूँ तो भी वो वेरिएबल गायब हो गया। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो भी एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं वो सिर्फ उसी सेशन के लिए वैलिड होता है। अगर आपको एक ऐसा एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना है जो कि परमानेंट है, जैसे कि जावा होम, तो हम प्रोफाइल फाइल का यूज करते हैं। अब प्रोफाइल फाइल क्या होती है? एक्चुअल में जो हमारा टर्मिनल है जब वो स्टार्ट होता है तो वो एक फाइल को रीड करता है और उसमें जो भी कमांड्स होती हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। ये जो फाइल होती है ना, इसको प्रोफाइल फाइल बोलते हैं और ये यूजर की होम डायरेक्टरी में प्रेजेंट होती है। अगर हमें अपनी कुछ चीजें परमानेंटली सेट करनी है तो हम वो कमांड्स अपनी प्रोफाइल फाइल में लिख सकते हैं। प्रोफाइल फाइल हमेशा यूजर की होम डायरेक्टरी में प्रेजेंट होती है, बट इसका जो नाम होता है ना वो अलग अलग होता है शेल के टाइप के अकॉर्डिंग। ये एक लिस्ट है जो अलग अलग शेल के टाइप के हिसाब से आपको प्रोफाइल फाइल का नाम मेंशन कर रही है। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन से शेल के लिए कौन सी प्रोफाइल फाइल रिलेवेंट है ये तो हम गूगल करके भी पता लगा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि एक प्रोफाइल फाइल नाम की चीज होती है जिसको टर्मिनल स्टार्टिंग में रीड करता है और उसके अंदर जो भी कमांड्स होती हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो जावा होम का एनवायरमेंट वेरिएबल है उसको मैं प्रोफाइल फाइल में सेट कर देता हूँ। प्रोसेस वही सेम ही है, एक्सपोर्ट कमांड का यूज कर रहे हैं लेकिन इसको प्रोफाइल फाइल में लिख रहे हैं। इस फाइल को सेव किया। अब मैं टर्मिनल को क्या करता हूँ, रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं टर्मिनल को रिस्टार्ट करूंगा मुझे वो वेरिएबल वापस से मिल जाएगा। वो वेरिएबल गायब नहीं हुआ है यहाँ पे। और जैसे ही मैं नया टैब ओपन करूंगा तो भी मुझे वो वेरिएबल मिल जाएगा, गायब नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको प्रोफाइल फाइल का यूज केस समझ में आया होगा और कैसे हमें एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि जो हमारे JDK के अंदर बाइनरीज हैं उसको हम पाथ में ऐड कर देते हैं। हम पाथ में इसलिए ऐड करते हैं बाइनरीज को ताकि मैं डायरेक्टली कमांड को रन कर सकूं बिना पूरा पाथ दिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे JDK डाउनलोड किया है और डाउनलोड करने के बाद जो फोल्डर में डाउनलोड हुआ है उसके अंदर एक बिन डायरेक्टरी है और बिन डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी बाइनरीज हैं। तो इन बाइनरीज के पाथ मैंने अपने पाथ वेरिएबल में ऐड कर दिए हैं इस तरीके से, और ये भी मैंने प्रोफाइल फाइल के अंदर ही किया है। और अब मैं प्रोफाइल फाइल को सेव करके टर्मिनल को क्लोज कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं वापस ओपन करूंगा टर्मिनल को, मुझे वो सारी बाइनरीज पाथ में दिखेंगी। अब जब मुझे जावा प्रोग्राम रन करना होगा तो मैं डायरेक्टली इस कमांड के थ्रू जावा प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ। यहाँ पे जावा एक बाइनरी है और उसको मैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ। जावा एक तरीके से आप ये समझ लो कि JRE है या JVM है। अब जैसे ही जावा कमांड रन हुई एक JVM रन हो जाएगा और वो JVM हमारे जावा प्रोग्राम को रन करेगा। हमारा जावा प्रोग्राम कौन सा है, यहाँ पे हमारा जावा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे -jar देके आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर रखा है जावा को। तो जावा रन हुई, JVM रन हुआ, उसने वो आर्ग्यूमेंट रीड करा -jar कोई पाथ जार का, उसने समझ लिया कि ये मेरा जावा का प्रोग्राम है, उसने वो प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करा JVM ने और एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया।
चलो ये सब तो हो गया, जावा इंस्टॉल हो गई, जेडीके डाउनलोड हो गया, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर दिया। अब एक चीज़ और बचती है कि चलो हम टेस्ट कर लेते हैं कि जावा हमारा सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसको टेस्ट करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, आप टर्मिनल को रीस्टार्ट करो या लैपटॉप को ही रीस्टार्ट कर लो। रीस्टार्ट करने के बाद आप फ्रेश टर्मिनल विंडो ओपन करो और उसके अंदर आप जावा स्पेस हाइफन वर्जन टाइप करो। अगर आपका आउटपुट कुछ ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जावा सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया और एकदम सिस्टम में चल रहा है। नेक्स्ट अब हम दूसरे टूल पे आ जाते हैं, इंटेलिजे आइडिया। इंटेलिजे आइडिया बेसिकली एक जावा की आईडीई है। आईडीई की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हम आईडीईज को यूज करते हैं कोड लिखने के लिए। अभी आपको आईडीई सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर ऐसा है नहीं। सिंपल भाषा में आईडीई मतलब एक ऐसा टूल जिसमें हम कोड लिखते हैं। वैसे तो कोड लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं आईडीई का ही यूज करूं। मैं कोड तो बेसिकली नोटपैड में भी लिख सकता हूं, मैं कोड तो गूगल डॉक पे भी लिख सकता हूं। पर आप देख ही रहे हो ये बहुत ही एरर प्रोन, टाइम कंज्यूमिंग और बोरिंग प्रोसेस है। इस तरीके से गूगल डॉक पे या नोटपैड पे कोई भी कोड नहीं लिखता। जो भी डेवलपर्स होते हैं वो कोड लिखने के लिए आईडी का ही यूज करते हैं। आईडी के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि सिंटैक्स हाइलाइटिंग, ऑटो कोड कंप्लीशन, एप्लीकेशन टेस्टिंग और डिबगिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जावा के लिए जो आईडी मैं रिकमेंड करता हूँ वो है इंटेलिजे आइडिया। इंटेलिजे आइडिया के अलावा बाकी जावा की और भी कुछ आईडीज हैं, ये उन सब की लिस्ट है, बट इसमें सबसे बेस्ट जो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगती है वो है इंटेलिजे आइडिया। एक बार इंस्टॉल करो और भूल जाओ। हम इंटरनेट पे फ्री में जाके इंटेलिजे को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो पैकेज डाउनलोड कर रहा हूँ वो मैक के हिसाब से कर रहा हूँ। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से पैकेज डाउनलोड करना और इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो बहुत सिंपल सा है, नेक्स्ट 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 क्लिक करो, टीएनसी एक्सेप्ट करो एंड वी आर डन। इंटेलिजे ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप 2-4 एम्प्टी प्रोजेक्ट्स बना लो और इस टूल के साथ फेमिलियर हो जाओ, क्योंकि हम इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला है। नेक्स्ट टूल है मावन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था कि हम जो भी कोड लिखते हैं वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। उसको कंप्यूटर पे चलाने के लिए हमें उसको कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइलेशन के अलावा एक और चीज़ होती है बंडलिंग। मतलब जो भी कोड होता है उसको हमें एक सिंगल रनेबल आर्टिफैक्ट में बंडल करना पड़ता है। एक रनेबल आर्टिफैक्ट मतलब कि एक ऐसी एंटिटी जो डायरेक्टली कंप्यूटर पे रन हो सके। अगर मैं C++ में कोड कर रहा हूँ तो कंपाइल होने के बाद उनकी एक बाइनरी बन जाती है जिसको डायरेक्टली मैं डबल क्लिक करके रन कर सकता हूँ। पर क्योंकि जावा को डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में तो कंपाइल नहीं होता, इसीलिए जावा कोड की बाइनरी भी नहीं बन सकती। एक एप्लीकेशन के अंदर जितना भी जावा कोड होता है, जो भी जावा की क्लासेस होती हैं, जो भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज होती हैं, वो सब कंपाइल होने के बाद, बंडल होने के बाद एक सिंगल जार फाइल बन जाती है जिसको हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं। एप्लीकेशन कोड को कंपाइल और बंडल करने का काम होता है बिल्ड टूल्स का। जावा की दुनिया में जो सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज्ड बिल्ड टूल्स हैं वो है मावन और ग्रेडल। अब मैंने हमेशा मावन यूज़ किया है और मुझे मावन नहीं आता है, इसलिए मैं मावन का एग्जांपल दे रहा हूँ। बट अगर आपको ग्रेडल आता है तो आप ग्रेडल भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। इससे हमारे एप्लीकेशन कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मावन और ग्रेडल इन दोनों को हम बहुत ही कम यूज़ करेंगे। हम जब अपना एप्लीकेशन कोड लिख देंगे, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद इनको सिर्फ एक बार यूज़ करना है एप्लीकेशन कोड को बंडल करने के लिए। अब अगर आप अपाचे मावन गूगल करोगे तो जो सबसे पहला लिंक आता है वो आता है अपाचे वेबसाइट का। वहाँ पे वेबसाइट पे जाके आप अपाचे मावन की जिप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। मावन जो डाउनलोड होता है वो एज ए जिप फाइल डाउनलोड होता है। यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन की बाइनरी नहीं होती है। ये जो जिप फाइल डाउनलोड हुई है उसको एक सेफ जगह पे जाके आप एक्सट्रैक्ट कर लो। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद फोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बिन डायरेक्टरी। बिन डायरेक्टरी के अंदर हमें मावन की बाइनरीज मिल जाती हैं। तो जैसे हमने जेडीके की बाइनरीज को पाथ में ऐड करा था, उसी तरीके से हमें मावन की बाइनरीज को भी पाथ में ऐड करना है। इसका प्रोसेस तो आपको पता ही है। प्रोफाइल फाइल को ओपन करो, उसके अंदर मावन की बाइनरीज का पाथ ऐड कर दो और टर्मिनल को रीस्टार्ट कर लो। मावन डाउनलोड तो हो गया, उसका पाथ भी आपने, मतलब उसकी बाइनरीज को भी आपने पाथ में ऐड कर दिया, पर वो सक्सेसफुली डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है, या सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, उसको टेस्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका है। आप अपने टर्मिनल को रीस्टार्ट करो और रीस्टार्ट होने के बाद वहाँ पे आप mvn-v कमांड टाइप करो। अगर आपका आउटपुट कुछ ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि आपका मावन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मावन इंस्टॉल करने के बाद हम अपने लास्ट टूल पे आ जाते हैं जो है गिट। गिट इंस्टॉल करने से पहले हम थोड़ा गिट का रोल समझ लेते हैं। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कोड के मल्टीपल वर्जन्स को मैनेज करने का काम करता है। मतलब कोड के वर्जन मतलब क्या, ये तो शायद कोई नई ही चीज़ हो गई आप लोगों के लिए, तो थोड़ा इसको समझते हैं। ये है कोड, ये मैंने डे 1 पे किया, फिर इस कोड के ऊपर मैंने ये मॉडिफिकेशन किया, फिर ये मॉडिफिकेशन किया एंड सो ऑन। तो ये जितने भी इंडिविजुअल मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये हर एक मॉडिफिकेशन एक वर्जन की तरह ट्रीट होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, और इन्हीं सब वर्जन्स को मैनेज करने का काम होता है गिट का।
अगर मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर गिट यूज़ करा है तो मैं पास्ट में जाके अपने कोड को देख सकता हूँ। देख सकता हूँ का मतलब यहाँ पे ये है कि उस टाइम पे कोड की सिचुएशन क्या थी, उसके ऊपर क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से कोड की प्रेजेंट सिचुएशन ये है। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। स्प्रिंग एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम एक बार स्प्रिंग के कोड की हिस्ट्री को चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे स्प्रिंग का गिटहब का रेपोजिटरी ओपन किया। रेपोजिटरी ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं कमिट हिस्ट्री में गया। कमिट हिस्ट्री मतलब कि कोड की हिस्ट्री, मतलब कोड पे क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं। तो ये सब हिस्ट्री है, मतलब कोड की हिस्ट्री है। ये सब कितने सारे कमिट्स हो रखे हैं इसके ऊपर, अगला पेज अगला पेज अगला पेज। मान लो मैंने रैंडमली किसी एक पे क्लिक करा तो ये कोड इस तारीख को किया गया था और इस तारीख को इस कोड की सिचुएशन ये थी। उसके बाद इस कोड के ऊपर ये सारे चेंजेस हुए जिसकी वजह से उसकी नेक्स्ट सिचुएशन ये बन गई और फिर ये बन गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि वर्जन कंट्रोल का क्या यूज़ होता है, मतलब गिट का क्या यूज़ है और गिट फंडामेंटली करता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि गिट की नीड क्यों है। मतलब स्प्रिंग का एग्जांपल देख के आप थोड़ी बहुत इमेजिनेशन कर सकते हो कि गिट की नीड क्या है। जो एक कंपनी होती है उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं अलग अलग टीम्स के अंदर। जब मैं अडोबी में था तो अडोबी के अंदर एक ही कोड के ऊपर बहुत सारे लोग काम करते थे। जैसे कुछ लोग इंडिया में थे, कुछ लोग यूरोप में थे, कुछ लोग यूएस में थे। तो अब इतने सारे लोग अगर एक ही कोड पे काम कर रहे हैं तो आप समझ ही सकते हो कि वहाँ पे वर्जन कंट्रोल का होना कितना ज़रूरी है। अगर वर्जन कंट्रोल ही ना हो तो कभी भी किसी को ये पता नहीं चलेगा कि किसने क्या कोड करा है, किसकी वजह से कोड के अंदर एरर्स आई हैं और किसकी वजह से कोड के अंदर एरर्स फिक्स हुई हैं। मतलब मैनेजर को तो कभी पता ही नहीं चलेगा। ये समझने के बाद कि गिट क्या होता है और उसकी नीड क्या है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस एकदम सिंपल है। हम गिट की वेबसाइट पे जाके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं और उसके इंस्टॉलेशन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप उसका EXE डाउनलोड कर सकते हो। अगर लिनक्स है तो लिनक्स के अकॉर्डिंग आप स्टेप्स फॉलो करो। अगर मैक है तो आप होम ब्रू को यूज़ करके गिट इंस्टॉल कर सकते हो। अगर अभी आपको गिट समझ नहीं आ रहा कि कैसे यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल के लिए उसको इंस्टॉल करके रख लो और गिट को लेके जो भी डाउट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। लास्ट में वीडियो एंड करने से पहले हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कुछ जनरल टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हमने 4 बेसिक टूल्स को इंस्टॉल करा है। ये टूल्स तो मतलब एकदम फंडामेंटल है, ये तो एकदम नेसेसरी है। इन टूल्स के अलावा बाकी और भी टूल्स होते हैं एप्लीकेशन में, जैसे कि डाटाबेसेस हो गए, कैशिंग वाले सिस्टम्स हो गए, सर्च सिस्टम्स हो गए। इन सभी टूल्स को हम अभी इंस्टॉल नहीं कर रहे। जब हम एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोड करेंगे और जब इन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी तब हम उनको इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा और एक बात, आज का जो वीडियो है वो मैंने थोड़ा मैक के स्टेप्स को फॉलो करके बताया है, क्योंकि मेरे पास मैक है। मैक और लिनक्स सेम ही कैटेगरी के ऑपरेटिंग सिस्टम है और इनकी कमांड्स भी यूजुअली सेम ही होती है। विंडोज़ थोड़ा अलग तरीके से ऑपरेट करता है। ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से ही मैक यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने कोड करना स्टार्ट किया था तब मैं एक सेकंड हैंड विंडोज़ के लैपटॉप पे कोड करता था और विंडोज़ कोडर्स के लिए उतना अच्छा नहीं है। जब मुझे विंडोज़ में कोड करने में दिक्कत आने लग गई तो मैंने लिनक्स पे स्विच कर लिया। हम बहुत ही सिंपल तरीके से विंडोज़ के लैपटॉप पे भी लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। लिनक्स सुनने में ऊपर से बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट एक बार अगर हम उसको हफ्ता 10 दिन यूज़ कर लेते हैं और थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं तो वो बहुत ही आसान है यूज़ करना और आप दोबारा विंडोज़ पे स्विच ही नहीं करोगे। मैक वैसे चीज़ तो बहुत ही गजब है, पर वो बहुत कॉस्टली भी है। मुझे याद है स्टार्टिंग में मैं 1 साल टॉप कोडर पे प्रोजेक्ट्स करे, 1 साल मैंने सेविंग्स करी और उसके बाद कहीं जाके मैं मैक खरीद पाया। मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है मैक। तो अगर आप कोडिंग को लेके थोड़ा सीरियस हो तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप विंडोज़ को तो छोड़ ही दो, आप लिनक्स पे स्विच हो जाओ। विंडोज़ के कंप्यूटर पे आप लिनक्स इंस्टॉल कर लो और एक बार थोड़ा लिनक्स से फेमिलियर होना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ना मन करे, बट अगर आप एक बार ये काम कर लोगे उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है। अगर फिर भी किसी वजह से आपको विंडोज़ ही यूज़ करना है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि विंडोज़ के ऊपर कुछ टूल्स इंस्टॉल कर लो जो कि लिनक्स का एक एनवायरनमेंट देते हैं आपको, जिसको हम एक तरह से एमुलेटर बोल सकते हैं। इसका जो सबसे अच्छा एमुलेटर आता है वो आता है विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, और जो WSL2 है उसके अंदर तो आपको फुल लिनक्स कर्नल भी मिल जाएगा। तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके WSL इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन का स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अगर फिर भी आपको इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक बटन पर क्लिक करते हुए जाओ। अगले वीडियो में हम वेब के फंडामेंटल्स के बारे में सीखने वाले हैं कि फ्रंट एंड बैक एंड से कैसे कनेक्ट करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।